हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री। हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। लेक्चर 6 तक बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, लेक्चर 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में मैंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बेसिक चीज़ें बताया था। आज की जो क्लास है, यदि आप कल की क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आज की जो क्लास है समझने में बहुत आसान हो। हालांकि आज की क्लास में इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन यदि पहले की क्लास आपने की है तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कल हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा किरणें, हाफ लाइफ ईयर क्या होता है और एवरेज लाइफ के बारे में। अब आज न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन को बोलते हैं नाभिकीय प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? नाभिकीय प्रतिक्रिया। एक कब होती भैया? कोई एटम है, किसी एटम के नाभिक में परिवर्तन के कारण। कैसा परिवर्तन होता है? फिजिकल चेंजेस होते हैं। किसी एटम के नाभिक में फिजिकल चेंजेस के कारण जो रिएक्शन होती है उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और उस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा, वेट करिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी एक एक करके। न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि दो टाइप का होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है दो टाइप का होता है। एक आपका होता है नाभिकीय संलयन, दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन एंड नाभिकीय विखंडन। तो चलिए एक एक करके बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो डिफिनेशन है इनको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जो हम बताएंगे वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, इनको पढ़े या ना पढ़े ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ाऊंगा वही चीज़ यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया था। पहला आपका जो टॉपिक है गाइज, वो टॉपिक है आपका नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ऐड होना, यानी जुड़ना। अब क्या होता है इसमें? इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं और एक बड़ा सा नाभिक बना देते हैं। दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे और एक बड़ा सा नाभिक बना देंगे। तो इन नाभिक को जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है। दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे और एक बड़ा सा नाभिक बना देंगे। क्या बना देंगे? एक बड़ा सा नाभिक बना देंगे। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है भैया? एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है? दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा सा नाभिक बनाते हैं, और जब नाभिक बनता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब इनको जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। तो हमको चाहिए होता है भैया हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर। टू द पॉइंट लिखवाऊंगा, घबराइए नहीं, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब हाई टेम्परेचर किस में होता है? आपके सन में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। तो व्यापम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर कि नाभिकीय विखंडन पर। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो आपको हाई टेम्परेचर सन में मिलता है, हाइड्रोजन बम में मिलता है। अच्छा, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी भैया? पता है क्या आपको? हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? टेलर ने की थी, टेलर ने की थी। ओके। अच्छा, जो आपका नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक कंट्रोल टाइप की रिएक्शन है कि अनकंट्रोल टाइप की रिएक्शन है? भैया ये जो रिएक्शन होती है ना, अनकंट्रोल टाइप की रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल टाइप की रिएक्शन होती है। और इसमें आगे क्या होता है? कंटिन्यू फ्यूजन होता रहता है। इसे बोलते हैं चैन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैन रिएक्शन भी बोलते हैं, चैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपने यहाँ पास देखा कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए तो हमें हाइड्रोजन बम लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बम के बारे में कुछ पता है आपको क्या? हाइड्रोजन बम के बारे में, जो हाइड्रोजन बम होता है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? शक्तिशाली होता है, लेकिन घातक कम होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? पावरफुल होता है, लेकिन क्या होता है? घातक कम होता है। घातक क्या होता है? कम होता है। तो भारत हमेशा, भारत में देखते होंगे यहाँ एटम बम रहते हैं, एटम बम रहते हैं, ना कि हाइड्रोजन बम। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, ये लोग एटम बम रखते हैं। ऐसा नहीं कि पावरफुल तो है लेकिन घातक ही नहीं है। घातक ही नहीं हो तो कोई मतलब नहीं छोड़ने का फिर।
हाइड्रोजन बम पावरफुल होता है, घातक कम होता है। जैसे देखें सांप क्या होता है, जो सर्प होता है, ये पावरफुल कम होता है लेकिन घातक ज़्यादा होता है। हाथी घातक कम होता है, पावरफुल ज़्यादा होता है। वैसे ही हाइड्रोजन बम पावरफुल ज़्यादा होता है, घातक कम होता है। मैंने यहाँ पर बताया कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा सा नाभिक बनाते हैं। तो कोई एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा था आइसोटोप के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था? आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप के बारे में आपने पढ़ा था कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो आप ले लीजिए हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम ले लीजिए, आप हाइड्रोजन के दो ड्यूटेरियम ले लीजिए, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। क्या होगा भैया? फ्यूजन होगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद हीलियम बना देते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बना देते हैं। प्लस इससे न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। साथ में एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने दो ड्यूटेरियम लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ट्रिटियम के भी मिल जाएंगे, और बहुत अलग अलग एग्जाम्पल आप देखेंगे। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के आइसोटोप के साथ साथ एक तत्व लिथियम का यूज हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। तो लिथियम का भी किया जाता है यूज हाइड्रोजन बम बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपके क्या थे? दो हल्के मतलब हल्के एटम थे। हल्के एटम दोनों जुड़ते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर जुड़ने के बाद हीलियम का एक हीलियम बन जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, नाभिकीय फलन क्या होता है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन के ऊपर। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन जस्ट मिनट में टाइप कर लेता हूं। न्यूक्लियर फिजन, इसमें क्या होता है भैया? एक बड़ा नाभिक होता है और एक बड़ा नाभिक टूटता है, दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। एक बड़ा नाभिक होता है जो कि दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। अभी मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा। आप देखेंगे कि एक बड़ा नाभिक होगा जो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। दो, अब कैसे टूटते हैं मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसके बाद मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक बड़ा सा नाभिक है, आप देखते हैं नाभिक क्या है? यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है। ये है आपका यूरेनियम 92-235, याद होना चाहिए 92-235। इसमें क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। नाभिकीय विखंडन के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन भी होता है, न्यूट्रॉन का यूज भी किया जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ। तो हम यहाँ पर अभी न्यूट्रॉन का यूज करने वाले हैं, तो न्यूट्रॉन की बमबारी यूरेनियम पे करवाएंगे, यानी क्या होगा? फिजन होगा, टूटेगा। तो जो आपका यूरेनियम होता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में टूट जाता है। एक तो बेरियम में टूट जाएगा प्लस क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ये बेरियम 56-139 होता है, 56-139 होता है, और ये आपका 36-94 होता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, एनर्जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा एटम था यूरेनियम का, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन की मैंने बमबारी कराई, तो ये बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में टूट गया। यहाँ पर मैंने न्यूट्रॉन का यूज किया था, साथ के साथ न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन भी होता है। फिर ये क्या करता है? जो न्यूट्रॉन यहाँ पर निकला है, ये न्यूट्रॉन बेरियम और क्रिप्टॉन के ऊपर बमबारी करेगा, और आगे कंटिन्यू रिएक्शन होती रहती है। इसको भी हम चैन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैन रिएक्शन बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, चैन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है? ये कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते, दोनों टाइप का होता है। इसको अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अनकंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं भी कर सकते। तो दो सिचुएशन होती है। यदि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये एटम बम का रूप ले लेता है।
यदि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो भैया जैसे आपने देखा होगा बिजली घर होता है, परमाणु बिजली घर होते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट में क्या होता है, जो आपका एटॉमिक पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करके रखा जाता है। और एटम बम के अंदर अनकंट्रोल होता है, क्या होता है, अनकंट्रोल होता है। जब बात आ रही एटम बम की, तो एटम बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो एटम बम के बारे में कुछ पता है आपको? भैया जो एटम बम होता है ना, ये शक्तिशाली कम होता है लेकिन घातक ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, जो पावरफुल तो कम होगा लेकिन घातक बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ गिरता है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रशिया क्या बोल रहा था, भैया ज़्यादा मत करना अदरवाइज एटम परमाणु बम गिरा दूंगा। क्यों बोल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अच्छा, जो पहला एटम बम था, पहला एटम बम कहाँ गिरा था, पता है किसी को? कमेंट करके बताइए, पहला एटम बम कहाँ गिरा था? पहला जो एटम बम है गिरा था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा था। कहाँ गिरा था? हिरोशिमा में गिरा था। दूसरा गिरा था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। कहाँ गिरा था? नागासाकी में गिरा था। जो हिरोशिमा में गिरा था एटम, वो जो बना था किससे मिलके बना था भैया? ये जो बना था आपका यूरेनियम से बना था। किससे बना था? यूरेनियम से बना था। और ये वाला एटम बम था, ये आपका बना था पोलोनियम से। कहाँ से बना था? पोलोनियम से। तो ध्यान में रखिए, पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। पोलोनियम से बना था, यूरेनियम से बना था। इन बातों को ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए, थोड़े बहुत, है ना, नाभिकीय संयंत्र के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, नाभिकीय संयंत्र बोलते हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें सेफ्टी वाल्व के रूप में क्या यूज किया जाता है, समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। सेफ्टी वाल्व के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में कंक्रीट की दीवार यूज करते हैं। किसकी भैया? कंक्रीट की वाल यूज करते हैं। कंक्रीट की वाल होती है, कंक्रीट की वाल होती है जिसके अंदर आपका यूरेनियम होता है। यूरेनियम से क्या होता है, बमबारी कराते हैं, फिर उससे क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो सेफ्टी वाल ये क्या होता है? सेफ्टी वाल, ठीक है। अच्छा, इसके फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में अपन यूज करते हैं यूरेनियम का। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का। यूरेनियम का इसका दूसरा नाम होता है नॉन एज, क्या बोलते हैं भैया? कुछ कुछ तो पता होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं? एलो केक बोलते हैं, एलो केक बोलते हैं। तो सेफ्टी वाल के रूप में कंक्रीट की दीवारें होती हैं और फ्यूल के रूप में यूरेनियम यूज करते हैं, जिसे एलो केक कहा जाता है, एलो केक कहा जाता है। अच्छा, अब ये बताइए, जब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी कंक्रीट की वाल है, बहुत मोटी वाल रहती है, डोम टाइप से बना होता है, डोम टाइप से। मैं जब मॉडल तो नहीं बनाऊंगा यहाँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत मोटी फिर दीवार होती हैं, बहुत मोटी क्या होती है? दीवारें होती हैं। ये कंक्रीट की क्या होती हैं? दीवार होती है। अब इस यहाँ पास क्या है आपका? यूरेनियम है, यूरेनियम है। यहाँ पास आपने न्यूट्रॉन की बमबारी कराई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, बहुत न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। चैन रिएक्शन है, कंट्रोल पे नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना होगा? इन न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो आपका डोम है ना, ये फट जाएगा, डोम फट जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर मतलब इसमें होल होते हैं, दरअसल इसमें क्या होते हैं? होल होते हैं ऊपर से। तो इसमें बोरान प्लस कैडमियम के छड़े लगाई जाती हैं, बोरान और कैडमियम के छड़े लगाई जाती हैं, जिसका काम होता है कि न्यूट्रॉन को रोके, न्यूट्रॉन कैसे रोकेंगी? ये न्यूट्रॉन आपके निकल रहे थे, तो इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, न्यूट्रॉन को सोख लेगी, अवशोषण कर लेगी, है ना। तो कैडमियम और बोरान के छड़ों का यूज न्यूट्रॉन को अवशोषण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें इसको कंट्रोल में लाना है। तो कंट्रोल में लाने का एक ही तरीका है कि न्यूट्रॉन को कम करो। न्यूट्रॉन कम करने के लिए कैडमियम प्लस बोरान के छड़े यूज की जाती हैं, ठीक है। ऊपर से लगाया जाता है, ऊपर से होल रहता है, फिर ऐसे यूज करते हैं। जैसे आप देखो, जैसे मान लो काम कर रहे हैं, अब जो मजदूर है, मजदूर ने ज़्यादा पानी डाल दिया आपके मसाले के अंदर, है ना, कंक्रीट के अंदर मान लो, तो अपन क्या करते हैं उस केस में? मोटार हो चाहे कंक्रीट हो, सैंड मिलाते हैं ना,
सैंड मिलाते हैं, वैसे ही न्यूट्रॉन की मात्रा कम करने के लिए कैडमियम प्लस बोरान का यूज किया जाता है। ओके, तो मैं क्या लिखवाया, सेफ्टी वाल्व लिखवा दिया, फ्यूल लिखवा दिया, आपको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक के रूप में। कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, कैडमियम प्लस बोरान के छड़े यूज करेंगे, कैडमियम या फिर आप बोरान के छड़े यूज करेंगे। बोरान राड्स यूज करते हैं, बोरान राड्स आप यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रॉन को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा, अब ये बताइए, मैंने तो डायग्राम मिटा दिया, अब इससे कुछ न्यूट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, कुछ न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, तो न्यूट्रॉन बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो इनके स्पीड को कम करना है, इनके स्पीड को कम करना है। जो बचे हुए न्यूट्रॉन होते हैं उनको हमें बाहर निकालना है, तो बचे हुए न्यूट्रॉन को बाहर निकाल कैसे सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इतनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। इसलिए मंदक का यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं, मंदक का, मॉडरेटर का। मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं भैया, आपका भारी जल होता है, D2O होता है, हैवी वाटर इसको बोलते हैं, और एक ग्रेफाइट होता है। आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, या तो भारी जल का यूज कर सकते हैं या फिर ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं भैया, ये दोनों स्पीड को कम कर देते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, यदि आप मंदक के रूप में भारी जल को यूज कर रहे हैं, मंदक के रूप में भारी जल को यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बोलते हैं। अबे नहाने वाला स्विमिंग पूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्विमिंग पूल बोलते हैं। यदि आप ग्रेफाइट का यूज करते हैं मंदक के रूप में, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं भैया, परमाणु पाइल बोलते हैं, परमाणु पाइल बोलते हैं, एटम पाइल बोलते हैं, परमाणु पाइल बोलते हैं, परमाणु पाइल बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आपने क्या किया, मंदक के रूप में आपने इसका D2O को यूज किया, ग्रेफाइट का यूज किया, आपने न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया। अब इन न्यूट्रॉन्स को आपको ठंडा करवाना है, न्यूट्रॉन्स को ठंडा करवाना है, तो शीतलक के रूप में क्या यूज करेंगे, कूलेंट के रूप में क्या यूज करेंगे आप, बताइए बताइए, शीतलक के रूप में क्या यूज किया जाता है भैया, शीतलक के रूप में आपका सोडियम और पोटेशियम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम यूज किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम यूज किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो एटम बम होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बहुत ज़्यादा पूरा खतरनाक होता है। आप कहीं मान लो गिरा देते हैं ना, ऐसे जनरली नहीं गिराया जाता, जब युद्ध वगैरह होते हैं तो कई जब ड्रफ्ट कंडीशन बन जाती है, उसी केस में सब इसका यूज करते हैं अलग अलग देश। तो इस केस में बहुत सारी किरणें निकलती हैं, बहुत सारी किरणें निकलती हैं, और ये किरणें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लेट सपोज आप मानो यहाँ पर एटम बम गिरा है, ये क्या है, एटम बम गिरा है। एटम बम से कौन कौन सी रिएक्शन निकलती है, कौन कौन सी किरण निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं। जैसे यदि हम बात करें तो एक आप तो गामा किरणें निकलेंगी आपकी, एक तो गामा रेज निकलती हैं, दूसरा आपकी एक्स रेज निकलती है, कौन सी निकलती है, एक्स रेज निकलती है। एक होती है शॉक वेव, क्या होती है, शॉक वेव, शॉक वेव। जो एक्स रे किरणें होती हैं और गामा किरणें होती हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और इन टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देती है। आप सोचो कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, पानी क्या होता है, बॉयल करता है, पानी बॉयलिंग करना स्टार्ट होता है। आप किसी बॉयल करते हुए पानी को किसी इंसान के ऊपर आप डाल के देखो क्या होगी, उसकी चमड़ी उधर जाएगी पूरी। तो अब 300 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या होगा, 300 डिग्री टेम्परेचर, तो भैया इंसान तो मर जाएंगे ना, इंसान तो मरेंगे। सर आप ये बताओ, जो एटम बम गिरता है कितने दूरी को इफेक्ट करता है, ये 5 किलोमीटर के आसपास एरिया को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इसका असर और दूरी तक होता है, लगभग 20 किलोमीटर तक। अब 20 किलोमीटर तक क्या करेगा, एक्सरे और जो बाईरेज किरणें होती है, गामा किरणें होती हैं और एक्सरे किरणें होती हैं, ये अपना रेडिएशन का इफेक्ट देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी परेशानी होती है। तो वहाँ के लोग यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के टेबलेट। पोटेशियम मैंने कल बताया था ना, पोटेशियम
आयोडाइड के टेबलेट यूज करते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए। और इस फाक वेव का क्या काम होता है भैया, ये तो भैया बहुत खतरनाक होती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। फाक वेव जो अपने भवन होता है, इमारत होती, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है ना, उनको गिरा देती है फाक वेव। बहुत खतरनाक होता है एटम बम। इसका यूज ना किया जाए तो बेटर रहता है, बट करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो एटम बम के बारे में आपको कुछ कुछ पता चल गया। ठीक है, अच्छा जो मैं रिएक्टर के बारे में आपको बता रहा था, तो पहला रिएक्टर कहाँ लगाया गया था भारत में? पहला रिएक्टर कहाँ लगाया गया था? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लगाया गया था भारत में? अप्सरा में। कहाँ लगाया गया था भैया? पहला याद रखिए, पहला इंपॉर्टेंट, पहला लगाया गया था अप्सरा के अंदर। कहाँ लगाया गया था? अप्सरा के अंदर। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है भैया? फर्स्ट एटॉमिक, व्यापम में क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट। वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं है, इनको पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ लगाया था, कमेंट करो। तारापुर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था भैया? तारापुर में। कब लगाया गया था? 1872 में। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर में 1872 में लगाया गया था। एटॉमिक पावर प्लांट क्या होते हैं? इनको परमाणु बिजली घर भी कहते हैं। परमाणु बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु बिजली घर बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है भैया? फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ बना था? ये बना था महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ बना था भैया? महाराष्ट्र के अंदर बना था। पहला जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कहाँ बना था? बताइए। मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो बना था, लेकिन किस इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए फटाफट। बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, इनको ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। एक होता है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या होता है? न्यूट्रॉन बम से जो आपकी इमारतें होती, बिल्डिंग होती है ना, उनको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता है, जिससे क्वेश्चन भी नहीं आता। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या होता है? न्यूट्रॉन बम रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद जहरीली गैसें छोड़ेगा जिससे इंसान और जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और इससे कोई बिल्डिंग, कोई इमारत नहीं गिरती है, बस इतना ध्यान में रखिए। तो ये आपका क्या कंप्लीट होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये चीज़ें मैंने बता दी। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। अब अगला टॉपिक है आपका उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जो उत्प्रेरक होते हैं भैया, कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ये क्या होता है? रिएक्शन में भाग नहीं लेते। समझते जाइएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा उदाहरण के थ्रू। रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं क्या होते हैं? रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, आपसे कई बार पूछेगा कि नाभिकीय फलनन और नाभिकीय विखंडन के लिए कौन सा तत्व यूज किया था? यूरेनियम। ध्यान में रखिएगा, यूरेनियम यूज करते हैं। थोरियम भी चल रहा है रिसर्च में, थोरियम का यूज अभी नहीं कर रहे हैं। हालांकि यदि थोरियम का यूज होने लग जाए तो बहुत कमाल की बात होगी, क्योंकि भारत के अंदर पूरे देश का 80% थोरियम है, और थोरियम से बिजली बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने बताया है, जस्ट अ मिनट में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। फ्यूल के रूप में मैंने बताया यूरेनियम का यूज होता है, यहाँ पर थोरियम का यूज भी कर सकते हैं, थोरियम का, बट अभी प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत टाइम लगेगा। आई होप जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे को पता है। तो एक थोरियम का यूज होने लग जाए ना, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा थोरियम है, और ये थोरियम से बिजली बनने लग गई तो भारत बहुत बड़ा अमीर देश बन जाएगा, बहुत बड़ा, क्योंकि पूरे देश को बेचेगा, फिर पूरे देश को बेचेगा, क्या बिजली बेचेगा। और आजकल ना हवा, जैसे आपको वायु चाहिए, हवा चाहिए,
वैसे ही लाइट और मोबाइल चाहिए होती है। आप 1 मिनट नहीं रह सकते, ऐसी हालत है आजकल। तो चलिए हम बात करते हैं कैटलिस्ट के ऊपर, उत्प्रेरक के बारे में। ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, रिएक्शन की गति को परिवर्तित कर देते हैं, रिएक्शन की गति को परिवर्तित कर देते हैं। दो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत कमाल के होंगे। रिएक्शन की गति को चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने का मतलब हो सकता है बढ़ा देते हो, पॉजिटिव कर देते हो सकता है घटा देते हो, निगेटिव कर देते हो, दोनों चीज़ें होती हैं। अब मैं उत्प्रेरक के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, लेट्स यहाँ पर ए पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप यहाँ पास एक सी पर्सन है, यहाँ पास एक डी पर्सन है। जो सी पर्सन बोलता है, ये दोनों अच्छे से लड़ रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तेज तेज लड़ाई कर रहे हैं। सी पर्सन बोलता है और लड़ो और लड़ो और लड़ो। तो यहाँ पर फिर क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है ना, इसको जोश दे रहा है, और लड़ो और लड़ो। ससुरा बोल रहा है कि और ज़्यादा लड़ो, है ना, और ज़्यादा लड़ो। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है ना। भाग तो नहीं ले रहा है, वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, जस्ट उसको बोल रहा है कि और लड़ो, है ना। तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। और डी नंबर, हमारे जैसा कोई आदमी होगा, बोलेगा भैया क्यों लड़ाई कर रहे हैं, अरे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, शांत हो जाओ। तो ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन में क्या कर रहा है, यहाँ निगेटिव ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में, निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में यूज करता है, ठीक है, कि लड़ाई को कम कर रहा है, रिएक्शन को धीमा कर रहा है। सी वाला क्या कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, और डी वाला रिएक्शन को धीमा कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए। ये दोनों क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, पता रहेगा चीज़ें। ये उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और इसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे मटेरियल जो रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। जो रिएक्शन की गति को घटा देते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट घटा देते हैं। गाँव में देखो ना कितनी लड़ाइयाँ होती है, लोग मतलब भिड़ जाते हैं एकदम से। तो वहाँ पास पॉजिटिव और निगेटिव का आपको पता चल जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी आपको चाहिए, चलिए मैं लिखवा देता हूँ। पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल लिख लो। पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसमें आपका एक होता है आयरन होता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी आता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें, अरे एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे, ये आपका होता है एथिल अल्कोहल भी होता है, एथिल अल्कोहल भी होता है ना, गिल्सरॉल भी होता है। तो आप इनको एग्जाम्पल के रूप में ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कैटलिस्ट इनहेंसर, दूसरा होता है कैटलिस्ट पॉइजन। एक होता है कैटलिस्ट इनहेंसर, एक कैटलिस्ट इनहेंसर होता है, दूसरा होता है कैटलिस्ट पॉइजन। अब कैटलिस्ट इनहेंसर क्या होता है, जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट इनहेंसर, उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। एक होता है उत्प्रेरक विष, इसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष बोलते हैं, जो कैटलिस्ट की क्षमता को घटा देते हैं, कैटलिस्ट की क्षमता को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, वो कैटलिस्ट पॉइजन होते हैं। जैसे आप अपने घर में देखो, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ ताकि आप भूल ना पाएँ, आप भूलें नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, आइए आप हो, आपके और आपके भाई के साथ लड़ाई हो रही है, आपके और आपके भाई के साथ लड़ाई हो रही है, और आपके वाइफ है फी। ये वाइफ क्या करती है, आपको और बोलते हैं और लड़ो और लड़ो और लड़ो, है ना। तो एक आप और लड़ो जो काम कर रही है ना, क्या कर रही है यहाँ पास, ये जो फी है, मान लो फी पर्सन है, बोल रहा है कि और लड़ो और लड़ो, तो ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। फिर आज क्या करेगी, जब रात में बैठेगी तो बतियाएगी अपनी बहन से और बोलेगी कि आज मैंने लड़ाई करवा दी थी, आज लड़ाई करवा दी थी, ठीक है। इसकी बहन बोलेगी और लड़ाई करवाओ और करवाओ। तो यहाँ पास जो इसकी बहन है ना, इसकी जो बहन है एससी वाली की, एससी की जो बहन है ना, क्या कर रही है, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम कर रही है, कैटलिस्ट इनहेंसर के रूप में काम कर रही है, इसकी क्षमता को बढ़ा रही है कि और लड़ाओ और लड़ाओ। अब फिर एक काम करती है, ये जो सी है ना, अपने पापा जी को फ़ोन लगाती है, ठीक है,
बोलती है कि घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो क्या करें। तो मतलब अब इसकी बहन क्या बोली, और लड़ाओ। और इसके पापा जी क्या, पापा क्या होते हैं सब, वो मतलब चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो, बेटी अपने घर में खुश रहे। बोले क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, घर में अच्छा माहौल बना के रहो। तो एक कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में काम करते हैं, क्षमता को घटा देते हैं, क्षमता को घटा देते हैं। अब पता नहीं आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा कि नहीं लगा, बट ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना। अब जो लोग रिलेशन में होंगे उनको पता ही होगा ये चीज़ें। कैटलिस्ट इनहेम्पर, कैटलिस्ट पॉइजन, तो दोनों के बारे में आपको पता चल गया। कोई डाउट कहीं हो तो बता दीजिए, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो 2 पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, कैटलिस्ट पॉइजन यानी कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ाना, लिख देता हूँ, क्षमता को बढ़ाना, और क्या होता है, कम करना, कम करना। ठीक है, नोट करके 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है हर एक साइंस में, जो जहाँ केमिस्ट्री आती है वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जो वनस्पत घी होता है, वनस्पत जो घी होता है ना, वनस्पत घी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वनस्पत घी बनाने के लिए, वनस्पत तेल से यदि आपको घी बनाना है, डालडा बनाना है, तो किसका यूज किया जाता है, निकिल का यूज करते हैं, निकिल का यूज होता है ना। किसका यूज होता है, निकिल का यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। मान लो हैबर ब्रिज से आप अमोनिया बना रहे हो, क्या बना रहे हो, अमोनिया बना रहे हो, हैबर ब्रिज से आप अमोनिया बना रहे हो, तो किसका यूज होता है, आयरन के चूर्ण का यूज होता है, आयरन का यूज होता है। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जैव उत्प्रेरक का पता है आपको, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं भैया, जैव उत्प्रेरक पता है तो बता दो आप लोग। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं, हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। जैसे क्या होता है, एंजाइम होता है, क्या होता है आपका, एंजाइम होता है, हार्मोन्स होते हैं, है ना, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, क्या करते हैं, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो आई होप आपको आप कैटलिस्ट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। कैटलिस्ट कुछ नहीं होता, देखो कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग भी नहीं ले रहा था, ये रिएक्शन की गति को चेंज कर रहा था, है ना, लड़ाई को स्पीड कर रहा था, लड़ाई को धीमा कर रहा था। कैटलिस्ट इनहेम्पर क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो हम अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन एक। ठीक है, रिएक्शन एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन भी लगाए करिए, क्वेश्चन भी ना लगाए काम नहीं होगा। हालांकि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद भी करवाऊंगा, लेकिन खुद से भी लगाइए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। रिएक्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। 2 टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 9th और 10th क्लास के अंदर, एक होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। भौतिक परिवर्तन एक होता है केमिकल परिवर्तन, एक होता है आपका फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। चलिए बताइए, एग्जाम्पल बता दीजिए मेरे को, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसा परिवर्तन, देखो जब ऐसा परिवर्तन जिसको बाद में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना, वो बदल तो जाता है लेकिन उसको बाद में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, बाद में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना, पानी से क्या बनना, बर्फ बनेगा, फिर बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे मोम पिघल गई, मान लो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम मान लो पिघल गई, जस्ट अ मिनट, तो पिघली हुई मोम से आप फिर से उसे क्या कर सकते हैं, मोम बना सकते हैं ना, मोम बना सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो एक बार होने के बाद सेम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ओरिजिनल मतलब जैसा पहले था वैसे हो जाता। पानी था तो बर्फ बन गया, बर्फ से पानी बन गया, मोम आपकी मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद मोम बन गई, बनाने पर बन जाएगी ना। ये आप क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो खतरनाक होता है, एक बार जो हो गया उसको दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपका होता है केमिकल, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है भैया, एग्जाम्पल बता दो। जैसे आप मिल्क से, दूध से क्या बना दिए, दही, तो क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना।
आपका मान भोजन का पचना, भोजन पच गया तो क्या भोजन फिर से बनेगा? नहीं बनेगा ना। भोजन का डाइजेस्ट होना, भोजन पच गया तो दोबारा थोड़ी भोजन बनेगा। ये सब क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। मोम तो गल गई तो फिर मोम बन जाएगी, लेकिन मोम मान लो जल गई, मोम का जलना, तो दोबारा थोड़ी मोम बनेगी। मोम का जलना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। मोम का जलना ये क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, मान लो जो आपका सरिया है, सरिया में कोरोजन हो गया है, तो कोरोजन क्या होगा? केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, केमिकल चेंजेस होंगे। लोहे में जंग लगना, ये क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं। एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, कपूर का जलना, कपूर का जलना, कपूर की बर्निंग, कपूर की बर्निंग, कपूर का जलना क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है। लेकिन कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर का सब्लिमेशन, कपूर का सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ये क्या कहलाता है भाई? फिजिकल चेंजेस कहलाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? सब्लिमेशन में जो आपको मिलेगा है ना, जो आपको कपूर मिलेगा दोबारा फिर कपूर बन जाएगा है ना सब्लिमेशन में। लेकिन यदि कपूर जल जाएगा तो आप दोबारा से कपूर नहीं बना सकते हैं, और सब्लिमेशन होगा तो दोबारा से कपूर बना सकते हैं। क्या होता है सब्लिमेशन? एक बार गूगल करके देखिए, पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। और कितने टाइप की रिएक्शन होती है भैया? कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं? आपकी कई टाइप की रिएक्शन होती है। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत फेवरेट क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहले आपकी जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, लिख देता हूँ, नहीं हिंदी वाले बोलेंगे सर आप लिख नहीं रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा इसमें क्या होता है भैया? इसमें दो चीज़ें होती, ध्यान रखना कि जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस मान लो O2 है, और ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कार्बन डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, मैं रिएक्शन का थोड़ा एग्जाम्पल दे समझाना चाहता हूँ। ये जो भाग लेते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अभिकारक बोलते हैं। इसको अलग से लिख लेना नोट करके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का पार्ट नहीं है, अभिकारक बोलते हैं। ये जो बनता है इसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए। डिस्प्लेसमेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो अभिकारक होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। अब कैसे शिफ्ट हो जाएगा मैं तो बताता हूँ आजकल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट होता है दूसरे रिएक्टेंट का देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपका क्या है? जिंक है। तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। तो एक रिएक्टेंट क्या करेगा? दूसरे रिएक्टेंट के स्थान पे चला जाता है। जो जिंक होता है ना, ये जिंक यहाँ चला जाएगा। जिंक क्या होगा? यहाँ पास चला जाएगा, H2 की जगह पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, और H2 निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पास एक अभिकारक, एक से ज़्यादा नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट का स्थान ले लेता है। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट का स्थान ले लेता है। और एग्जांपल बताऊं? जैसे आपका एग्जांपल नंबर ए था, एग्जांपल नंबर हम बी बता देते हैं। जैसे जिंक के साथ मान लो यहाँ पास जिंक है और कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट, तो यहाँ भी दोनों ये रिएक्टेंट है। यहाँ पास क्या करेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम, तो जो जिंक है ना किसका काम कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कैल्शियम को। जिंक कैल्शियम को लतिया देता है, किनारे कर देता है, यहाँ पास आ जाता है, यहाँ पास आ जाता है कैल्शियम की जगह पे। ठीक है, और जैसे आयरन मान लो है, आयरन है, मान लो कैल्शियम सल्फेट है, सेम चीज़ें होंगी।
आयरन बोलेगा कैल्शियम को भागो भैया मैं आ रहा हूँ, डिस्प्लेस करेगा इसको, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कैल्शियम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट का स्थान ले लेता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का स्थान ले लेता है, ये आता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर अदला बदली हो जाती है, सीधे सीधे, है ना, अदला बदली हो जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब दूसरा हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आपके दो यहाँ पास अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट हैं, एक है आपका सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा कि दोनों आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, अदला बदली हो जाएगी। यहाँ पास क्या होगा कि जो ये सिल्वर होता है यहाँ पास चला जाता है, और जो सोडियम होता है सिल्वर की जगह पे आ जाता है, सिल्वर की जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पास दो कपल हैं, एक ए बी कपल है और एक सी डी कपल है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए डी बन रहा है प्लस सी बी बन रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। यानी दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे न्यूट्रिफिकेशन के बारे में। न्यूट्रिफिकेशन के बारे में क्या एग्जाम्पल तो देसी देसी, अब छोटे बच्चे थोड़ी हैं, सब समझ में आ जाता होगा, ठीक है। डायरेक्ट बात करेंगे क्योंकि टाइम अपने पास कम है। अदरवाइज आप फाउंडेशन बैच में होते तो फिर 100 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ाता मैं आपको, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, जितने भी आपके इंडिया के अंदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, 100 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो बहुत अच्छे, फिर डिटेल में बहुत बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन उतना अपने पास टाइम नहीं है, काम की बातें करिए। न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन उदासीनीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, देख लेना हिंदी में गलती उलती हो जाए। इंजीनियरिंग करने के बाद यही होता है कि ना तो हिंदी आपको ढंग की आती, ना तो ढंग की आपको इंग्लिश आती, आप बीच में अटक जाते हो। न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन उदासीनीकरण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, उदासीनीकरण का एग्जाम्पल देखें। इसमें एक तो आपका एसिड होता है, एक एसिड होगा और एक बेस होगा। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे और बना देंगे क्या, साल्ट बना देंगे प्लस पानी बना देंगे, ये मैंने डिस्कस भी किया था आपको, आई होप याद होगा आपको। एक एसिड एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट बना देता है और पानी बना देता है। ये साल्ट भी आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और ये पानी भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन। जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उदासीन हो जाते हैं, और इसे बोलते हैं उदासीनीकरण। जैसे एसिड के रूप में आप क्या बोलेंगे, एसिड में जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन किसमें होता है आपका HCl में, और बेस में आप कोई सा ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पहचान है ना, जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं आपका एसिड होता है, जिसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, ये क्या होगा आपका एसिड होगा, और ये क्या होगा आपका बेस होता है। ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा NaCl प्लस, जस्ट मिनट कहाँ इंडिकेट हो रहा है, NaCl प्लस ए वाला H और HOH H2O बन जाएगा। ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो नमक बनता है और पानी बनता है, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन, ठीक है, उदासीनीकरण रिएक्शन। तो मैं कितने टाइप के रिएक्शन के बारे में बता दिया आपको, आई होप तीन टाइप के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रिफिकेशन, ये तीन टाइप के बारे में मैंने बता दिया। चौथा रिएक्शन आपका है एक्सोथर्मल रिएक्शन। फोर्थ टाइप आपका है एक्सोथर्मल।
अच्छा, एक्सोथर्मल रिएक्शन क्या होता है भैया? हम केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, केमिस्ट्री को हम टॉपिक वाइज इस बार कर रहे हैं। चैप्टर वाइज करने पे बहुत टाइम लग जाएगा और उतना टाइम आपके पास है नहीं, और हमें उतना करना जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं टॉपिक और टॉपिक उठा लेता हूँ। एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है आपको? उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं भैया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। फिर अभिक्रिया, फिर रिएक्शन जिसके द्वारा उष्मा बाहर निकलती है ना। ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं क्या? उष्माक्षेपी रिएक्शन। उष्माक्षेपी यानी उष्मा का बाहर निकलना, उष्मा का यानी हीट का बाहर निकलना, उष्मा का बाहर निकलना। अब बताइए, आप दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे जिसमें उष्मा बाहर निकलती होगी, फटाफट आप लोग बता दीजिए मेरे को। जैसा चूना है, चूना आपके पास है, चूने को किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या निकलेगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होती है? हीट निकलती है। एक क्या है? एक्सोथर्मल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्यूक-लाइम है, ठीक है। क्यूक-लाइम में आपने पानी मिलाया तो एक क्या बन गया आपका? हाइड्रेटेड लाइम। क्या बन गया? हाइड्रेटेड लाइम, बुझा हुआ चूना, हाइड्रेटेड लाइम। और ये आपका क्या था? क्यूक लाइम था, बिना बुझा चूना था, बिना बुझा चूना था। अब चूना कैसे बनता है? चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये आपका FeO3 होता है। इसको जब अपन गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 बनता है, ठीक है, CO2 बनता है। ये आपका, ये वाला आपका लाइम होता है। इस लाइम को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रेटेड लाइम बनेगा। बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जो हीट निकलती है इसको बोलते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मल रिएक्शन, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसके, बता दीजिए, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? और कोई एग्जाम्पल? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे मेथेन है। क्या है? मेथेन है। मेथेन जब ऑक्सीजन, मेथेन क्या है? एक गैस है। अब ये गैस है ना, गैस रिएक्ट कब करती है? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें हम 2 गुना ऑक्सीजन डाल देते हैं, 2 गुना ऑक्सीजन मिला देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करेगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस पानी बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मल रिएक्शन। चलिए, आपके 4 टाइप के रिएक्शन हो गए। 5वां टाइप का कौन सा रिएक्शन होता है उसको मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ये आपका होता है एंडोथर्मल रिएक्शन। क्या होता है? एंडोथर्मल रिएक्शन। उष्माफोफी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया? उष्मा उष्माफोफी अभिक्रिया बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होती है? उष्मा एब्जॉर्ब हो जाती है, उष्मा एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको जो सिस्टम होता है जिसके अंदर रिएक्शन होती है वो ठंडा हो जाता है। वो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। जैसे आपका जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, आइस के टुकड़े होते हैं, उनका पिघलना, बर्फ के टुकड़े का पिघलना, बर्फ के टुकड़े का पिघलना, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। जब बर्फ के टुकड़े मान लो पिघल रहे हैं किसी बर्तन के अंदर, तो बर्तन एक सिस्टम का काम करेगा, एक निकाय का काम करेगा जो ठंडा हो जाता है ना। तो फिर क्या बोलते हैं? उष्माफोफी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें उष्मा सोख ली जाती है, उष्मा सोख ली जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में भी यही होता है, जल का वाष्पन। जल का वाष्पन, सिस्टम आपका ठंडा रहता है। आप चीनी में पानी मिला देते हैं, आप चीनी और पानी डालेंगे तो क्या बनेगा भैया? ये शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो इसमें पूरा सिस्टम ठंडा हो जाएगा। आपने ग्लास में डाल तो ग्लास ठंडी हो जाएगी, है ना। तो इसमें उष्मा बाहर थोड़ी निकल रही है, उष्मा सोख रही है। क्या होता है चीनी का फार्मूला? C12H22O12 होता है ना, आई थिंक। हाँ, यही फार्मूला होता है ना चीनी का फार्मूला। चीनी में आप वाटर मिला दो और आप ग्लूकोज है C6H12O6 और इसमें ही पानी मिला दो आप। तो ये जो रिएक्शन होती है ये सब क्या होती हैं? उष्माफोफी होती है, एंडोथर्मल होती है
है ना, एंडोथर्मल होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं 5 टाइप के रिएक्शन आपको मैंने बता दिया। 2 और रिएक्शन होते हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बेस पे है ना। जो फिजिकल भौतिक परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मैं तो लिखवा ही देता हूँ, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। एक होता है आपका रिवर्सिबल, 6 नंबर पे लिख लीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल को क्या बोलते हैं भैया, उत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये क्या होता है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन जैसा होता है। जैसे पानी से क्या बन गया, पानी से क्या बना है, बर्फ बना, है ना। वाटर से क्या बना, आइस बना, आइस से वाटर बनेगा। अब आइस से क्या बन सकता है, वाटर बन सकता है। तो ये क्या रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, फिजिकल चेंजेस इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर जो चेंजेस होगा क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। फिजिकल चेंजेस हो रहा है। दूसरा आपका होता है अनुत्क्रमणीय, है ना, इरिवर्सिबल बोलते हैं, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो हो जाता है वो चेंज नहीं होता। जैसे अब दूध से दही बन गया, क्या बन गया है, दूध से दही बन गया, तो क्या दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा ना। जैसे रिएक्शन के फॉर्म में जो आपको बताया, मान लो कार्बन है प्लस ऑक्साइड, तो कार्बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन थोड़ी अलग होता है, नहीं होता। ये आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज की क्लास में। देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आज मैंने आपको नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया, हाइड्रोजन बम और एटम बम के बारे में मैंने बताया, थोड़ा बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, कैटलिस्ट के बारे में बताया और रिएक्शन के बारे में बताया। ये 3 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप क्या करना, ऐप के अंदर पेपर अवेलेबल है, उन पेपर में से जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको आप कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप भी प्रयास करो, आप भी क्वेश्चन को कर लिया करो, आप भी क्वेश्चन को कर लिया करो, और नोट्स में आपको डाल दूंगा, यहाँ पर रिविजन कर लेना, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, आप एक बार यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, रिएक्शन के बारे में। ये तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। एग्जाम टाइम पे होगा, ध्यान में रखिएगा, और बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहाना बनाने वाले से कुछ नहीं होगा, सब कुछ नोटिफिकेशन टाइम पे आएगा, एग्जाम टाइम से होगा, सारी चीज़ें टाइम से होंगी। वो आपके ऊपर है तैयारी कैसे करते हैं। आप इतना तैयारी कर लो कि आपके 160 नंबर आए टेस्ट सीरीज में, 170 नंबर आए। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज तो अपलोड ही हो गई है। ओके, चलिए, अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।